आज इसमें हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डॉक्टर शुभनंदन सिंह जौनवाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अरसे से प्रयास हो रहा है कि हमारी ज़्यादातर जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन हो और नई से नई जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचे और जितने भी काम हैं वो जल्द से जल्द हों। और इसमें एक चीज़ और भी आती है कि कहीं अगर ये लगता है कि करप्शन कहीं हर्डल बन रही है, रुकावट बन रही है कामों में, तो उस पे भी इससे चेक लग सकता है। तो हम चूंकि आप विशेषज्ञ हैं इस विभाग के, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया में जो काम हो रहा है वो किस रफ्तार से हो रहा है और आप इसे किस तरह से देखते हैं एक विशेषज्ञ के तौर पे। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताकि आपने मुझे फिर से इस बड़े इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है इस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब अगर हम इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को अगर समझने की कोशिश करें तो इसको पहले तो इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इम्पोर्टेंस हम सिर्फ इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सरकार के लिए। और अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है इसको आप 3 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सर्विसेज है और एक एम्पावरमेंट है। तो सरकार पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिस पे ध्यान दे रही है वो ये है कि आप पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर जो सरकार जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अभी भी काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं। और फिर सोसाइटी के अंदर इस सर्विसेज के थ्रू हम ये भी देखेंगे कि हम आपका जो एम्पावरमेंट है सोसाइटी की हर एक वर्ग की वो किस तरीके से की जा रही है। तो अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पहला अगर जो सरकार इनिशिएटिव ले रही है तो उसके अंदर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आधार आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ जो पहला कदम जो है वो ये है। ये सबसे बड़ा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बायोमेट्रिक्स जो हैं वो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के स्टोर किए जा रहे हैं। और ये स्टोर करने का ये मतलब है कि बाद में ये सारे बायोमेट्रिक्स के थ्रू ही आप सारी सर्विसेज, सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस, सारे इनकम टैक्स रिटर्न, सारे बिजनेस, वो सारे जो आप बायोमेट्रिक्स के थ्रू ही कर पाएंगे। तो इसलिए जो आधार आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में की दिशा में पहला कदम है। और इसी तरीके से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क BBNL कहते हैं, जिसको एक बहुत बड़ा देश का फाइबर ऑप्टिक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान की 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट कर रहा है और 641 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जा रहा है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के थ्रू। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने हिंदुस्तान की ग्राम पंचायत से उनको कनेक्ट किया जाए ताकि हर एक जो सरकार की सर्विसेज हैं डायरेक्ट पंचायत तक पहुंचाई जा सकें। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये एक सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर इनोवेटिव एप्लीकेशंस और डोमेन कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा रहा है। डोमेन कैपेबिलिटी का मतलब है जिस तरीके से हम अगर जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो अगर हमारा जो वेबसाइट है jammuuniversity.ac.in, तो ये .in, .com, .org वर्ल्ड की अलग अलग कंपनीज जो हैं प्रोवाइड कर रही हैं, जो उसकी तरफ जो हिंदुस्तान का जो पहला कदम है ताकि हम अपनी डोमेन कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकें और अपनी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी डोमेन को हम हिंदुस्तान के अलग अलग कंपनीज को डिसेमिनेट कर सकें। और इंडस्ट्री कैपेबल टैलेंट को प्रोड्यूस करना भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसी तरीके से साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना सर्ट इन प्रोग्राम है। कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं CSC, जिसके थ्रू हमारे सारी वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सर्विसेज को हम हर एक शहरी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र है। अगर आप देखते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है, अगर कोई आदमी अपना लैपटॉप या एक स्मार्टफोन ले भी लेता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो मालवेयर के थ्रू आती है, तो
तो उसको वो कहाँ ठीक करवाए, कैसे चेक करेगा अगर उसने अपना पैसा भी लगवाया है। तो इसके लिए भी सरकार जो है साइबर स्वच्छता केंद्र जो है खोल रही है, ताकि अगर आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप उस सेंटर के अंदर जाके, उस केंद्र के अंदर जाके उसको ठीक करा सकते हैं। बॉटनेट इन्फेक्शंस जो है कि कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू जो इन्फेक्ट कराई जा, मार्केट के अंदर जो फैलाई जाती हैं बीमारियां, वो बीमारियां मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो वायरसेस जो फैलाए जाते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, तो उनको वो रोकथाम की जा सके ताकि हर एक शहरी का लैपटॉप, उसका स्मार्टफोन जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी तरीके से डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर एक सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट कैंपेन है, जिस तरीके से आपको कोई भी आपके महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट हैं, लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आप डिजी लॉकर के अंदर जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं, ताकि आप वहीं से आप डिजी लॉकर को खोल के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम देखा है कि अगर हम कहीं फॉरेन में जाते हैं तो वो हमसे ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं, हमारी डिग्रीज मांगते हैं, हमारा पासपोर्ट मांगते हैं, हमारे बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर हम डिजी लॉकर के थ्रू ऑनलाइन सारी ये फैसिलिटी सरकार एक क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे शहरी को वो डॉक्यूमेंट्स जो है फिजिकली कैरी नहीं करने हैं। इसी तरीके से डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म है। ई बस्ता स्कूल के बच्चों के लिए जो आजकल बैग जो है वो उठाने की बड़ी समस्या है, तो उसको भी सरकार हल कर रही है। जैसे सरकार कैसे कर रही है कि आपकी जो ई बुक्स हैं, सारी की सारी बुक्स जो हैं वो डिजिटलाइज्ड हैं, वो ई बुक्स के फॉर्मेट में हमारे बच्चों को रेंडर करेंगे उनके स्मार्टफोन के थ्रू या उनके लैपटॉप या उनके कंप्यूटर के थ्रू। तो इसी तरीके से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, और सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड भी है, स्विफ्ट प्रोग्राम भी है। आप वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी आप कोई बिजनेस करना चाहें तो आप स्विफ्ट के थ्रू, आप सिंगल विंडो प्रोजेक्ट के थ्रू ये फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जो है क्रॉस द स्टेट्स जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में और बड़े सारे सरकार जो है वो कदम उठा रही है। और इसमें जम्वाल जी ऐसा है कि कुछ एक विभाग ऐसे हैं जो सीधे लोगों से जुड़े, जैसे ग्रामीण विकास विभाग है, बहुत ज़्यादा आबादी जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारा जो समाज कल्याण विभाग है, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ विभाग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो लोग गाड़ी लेते हैं, उसके कागज़ बनाने हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, किसी ने गाड़ी को रिन्यू करना है, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वहाँ पे होना लाजमी है और ये सुविधा जरूरी। तो हमारा जो ग्रामीण विकास विभाग है, वहाँ आप किस तरह से देख रहे हैं कि वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनका डिजिटाइजेशन हुआ है, और लोगों को भी, अब जैसा आपने खुद बताया इसमें कि देश भर में कितनी लाखों में ये पंचायतें हैं जहाँ ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये कितना मददगार साबित होगा, कितना हेल्पफुल साबित होने जा रहा है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। जैसे ई वाहन प्रोग्राम हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिससे आप ऑनलाइन सिर्फ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आप उस एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन के थ्रू ले रहे हैं। लेकिन अगर हम, ये हमारा जो सारा एरिया है ये सर्विसेज के अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कवर किया जा रहा है। जी। अब सर्विसेज आपकी ई वाहन एक हमारी एक ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर आप सारी ट्रांसपोर्ट की, आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ले सकते हैं, आप अपना लर्नर का लाइसेंस, आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ये सारी आप सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही सर्विसेज आप समाज तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सरकार जो है और बड़े सारे काम जो है वो सर्विसेज के थ्रू कर रही है। जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की है, दैट इज़ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एंड मोबाइल ऐप, जिसकी वजह से क्या है कि आपके स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए हिंदुस्तान के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ सरकार ने क्रिएट की हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ या स्कीम्स उन हर एक स्पेशली एबल्ड बच्चे तक हम रेंडर कर सकें। ये एक इस तरीके की ऐप है। इस तरीके की एक और एग्री मार्केट ऐप है, जिसकी वजह से जो आप किसान जो है हमारे ग्राउंड के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो अपनी लोकेशन को ऑन करके 50 किलोमीटर के एरिया के रेडियस के अंदर आप ये देख सकते हैं कि उसके आसपास कौन सी मंडियां हैं, किस मंडी में किस क्रॉप का क्या रेट चल रहा है। तो वो इस एग्री मार्केट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके वो अपने क्रॉप का एक बेस्ट सूटेबल रेट जो है वो अपने 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देख सकते हैं। इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
को एनहांस करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए भी एक मोबाइल ऐप बनी हुई है जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करके इस प्रोग्राम को स्टडी कर रही है कि ये प्रोग्राम कितना कैपेबल है, कितनी इससे हम उसको अचीव कर पा रहे हैं टारगेट को। इसी तरीके से हमारा भीम ऐप है जो बड़े सारे लोगों ने आजकल डाउनलोड की भी है, जिस तरह से गूगल पे, पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से भीम, जिसका नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इस ऐप को यूज़ करके हम अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कैरी ऑन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐप एक और है CCTNS, जिसको हम बोलते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर जाना। तो ये भी एक ऐसी ऐप जो है बनाई जा रही है जिसके अंदर आप पुलिस स्टेशंस की, या अपने स्टेट गवर्नमेंट की, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिसिंग की एफिशिएंसी को इन्हांस कर रहे हैं, और आप अपने एक जो कस्टमर है, जो एक अपना जो जिसकी कोई ग्रीवियंस है, वो ऑनलाइन भी इसको अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है। इस तरीके की ऐप्स भी आपकी सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर रखी है। जमाल साहब, आपका कहने का तात्पर्य यही है कि अब अगर किसी ने कोई FIR करवानी है तो जरूरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाए और खुद जा करके तो वहाँ पे FIR करवाए, वो जरूरी नहीं। और इसमें खासकर महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है जी। महिलाएं चाहे उनके साथ किसी भी तरह की उन्हें कोई प्रॉब्लम है, घरेलू झगड़ा है या और कोई है, तो वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन, जैसा आप कह रहे हैं कि वो जो उनका नज़दीक पुलिस स्टेशन है या जिस भी स्टेशन पे वो अपनी कंप्लेन करना चाहे, कोई वीमेन सेल है या कुछ भी है, तो वहाँ पे वो ऑनलाइन ये कर जी। तो इसके अंदर कोई भी आप अपनी कंप्लेन जो है ऑनलाइन, आप पुलिसिंग की एफिशिएंसी को भी नाप सकते हैं कि हमारी कंप्लेन को जो आपने कर रखी है उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक। जी, जी। तो ये भी आपको घर बैठे ही ये सारी सुविधा मिलने वाली है। तो क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप है, आपने अपने क्रॉप का, अपने किसान ने कोई इंश्योरेंस लेना है वो भी ऑनलाइन ले सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं कि डिजिटल एम्स। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एम्स हैं उन सारे हॉस्पिटल्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि आप जम्मू में बैठे बैठे आप दिल्ली के एम्स के अंदर अपॉइंटमेंट ले सकें, आप किसी हिंदुस्तान के किसी भी एम्स के अंदर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये जितने एम्स हैं हिंदुस्तान के अंदर उनको भी एक ऐप के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ डिजिटल एम्स ऐप। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऐप है। और ये तो इसमें डॉक्टर साहब ये बात भी जुड़ती है कि ये जो आजकल आयुष्मान भारत आरोग्य योजना की हम बात करते हैं और उसमें भी कार्ड बन रहे हैं सभी के, और उसमें भी जैसा हमने वो बायोमेट्रिक की बात की तो उसमें भी बायोमेट्रिक की सुविधा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ये ऐप तो उस तरह से उससे भी जुड़ सकती है। बिल्कुल, उससे भी जुड़ सकती है। इसी तरीके की हेल्थ की फैसिलिटी के अंदर जो है ये ऐप्स जो है काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। एम्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली एक डिजिटल एम्स की ऐप बनाई हुई है। ये काफ़ी मददगार होगी हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के जो ज़रूरतमंद है उसके लिए बहुत ही मददगार जी। इसी तरीके से ई ग्रंथालय है, सारी लाइब्रेरीज को कनेक्ट किया जा रहा है। ई पंचायत हैं, सारी पंचायत को हिंदुस्तान की उनको कनेक्ट किया जा रहा है। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का EVM ट्रैकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, जो सर्विसेज के फॉर्म में अवेलेबल है। किसी भी स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है अपनी ट्रैकिंग कर सकता है कि उसकी मशीन कहाँ गई, कहाँ चोरी हुई। ये भी आजकल बड़ी समस्या आती है इलेक्शन के टाइम में। और कई लोग जो इस पे सवाल उठाते हैं, कुछ लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है गुम हो गई है। हाँ, ये है जहाँ इस पे किसी ने छेड़छाड़ की है, तो इससे वो चीज़ भी हो जाएगा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि सरकार ये सबको सबके सामने लेके आ जाए कि सारे देख सकते हैं कि कितनी EVMs आई हैं, कहाँ पर वो अभी प्लेस्ड हैं, कौन कौन उन पे ऑपरेट कर रहा है, या वो लीगल हैं या वो इलीगल हैं। जी, जी, जी। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ई ग्रीटिंग्स, ई हॉस्पिटल, ई ऑफिस, ई पाठशाला, इस तरीके की बड़ी सारी सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च। इसमें डॉक्टर जमाल जी हम बात करें कि आम आदमी को पैसों के लेन देन के लिए बैंक जाना पड़ता है जी, और ज़्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मानधन योजना बनाई है उसके तहत भी लोगों ने बैंक अकाउंट अपने खोले हैं। तो बैंकों में हम देखते हैं कि बहुत तरह से धोखाधड़ी होती है, आए दिन इस तरह की खबरें आती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जम्मू में भी ऐसा एक आया कि एक बैंक से किसी ने किसी के खाते से लगभग 19 लाख रुपए की खरीदारी कर ली, सोना खरीद लिया। और जम्मू के ही तालाब तिल्लो इलाके से भी इसी तरह किसी ने धोखाधड़ी करके वहाँ जा कर के आधार कार्ड पेश किया तो टेलीफोन कनेक्शन नंबर उसको मिल गया,
तो वहाँ से भी उसने लगभग 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और वहाँ से भी सोना खरीद लिया। तो ये बैंक अकाउंट हमारे, क्योंकि इससे फिर आम आदमी का दिल धक धक करने लगता है कि जिसकी खून पसीने की कमाई बैंक में है, तो वहाँ से कोई धोखाधड़ी करके उन्हें अकाउंट से पैसे निकाल ले। एक तो हो गया कि वो गलती करता है, वो किसी को अपना पिन नंबर बताता है, किसी को अपनी OTP देता है, लेकिन इस तरह से जैसे किसी ने एक आधार नंबर देके वो करवा लिया, तो इन चीज़ों को कैसे रोका जाए? तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भी आपने ये कहा कि ये इसमें तो 2 समस्याएं जो मुझे लगती हैं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस लानी बड़ी ज़रूरी है, ताकि वो उनको ये पता चल सके कि वो डॉक्यूमेंट किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हम किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, किसी बैंक के अंदर जाते हैं या किसी कार की कंपनी के अंदर जाते हैं, तो वो अक्सर हमारे डॉक्यूमेंट मांगता है, तो हम वहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके उनको भेज देते हैं। तो यो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो बड़ी एक जिसके अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी को भी डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसको इस तरीके से देते हैं, हम क्रॉस करके देते हैं, उस पर साइन करके देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने J&K बैंक को दिया है, ताकि वो उस सिर्फ इस पर्पस के लिए, सिर्फ इस पर्पस के लिए दिया है, ताकि उस डॉक्यूमेंट का कहीं मिसयूज ना हो सके। जी। तो ये इस तरीके की अवेयरनेस लानी लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। बाकी ये सारे फ्रॉड्स इस तरीके से भी होते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि हमने अपना पिन शेयर कर दिया, OTP शेयर कर दिया, तो उस वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, अगर हम घर में बैठ के अपने बिना बैंक में जाए हुए भी ये सारा काम कर रहे हैं और फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर हमें साइबर अटैक्स की तरफ भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस वक्त 2021 के अंदर $6 ट्रिलियन का नुकसान प्रोजेक्टेड है, जो हमारे पूरी वर्ल्ड को होने वाला है बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक्स। तो वो चाहे बैंक के फॉर्मेट में हो, चाहे किसी और फॉर्मेट में हो, तो ये सारी अवेयरनेस भी आप इसके लिए पढ़ाई लिखाई, हमारे हर लिटरेसी रेट जो है हर एक स्टेट को उसको एम्पावर करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोग इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने से पहले इनके प्रिकॉशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि कोई भी बीमारी आती है तो उस बीमारी की रोकथाम करने के लिए सबसे पहले हमें उसके प्रिकॉशंस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। तो ये अवेयरनेस और जो एजुकेशन है, दैट इज़ मस्ट, कि हमें ये सारे काम हम तभी रोक सकते हैं कि जब हम अवेयरनेस और एजुकेशन। सब जिस तरह से विस्तार पूर्वक आप जानकारी दे रहे हैं, जी तो चाह रहा है कि आपसे और जानकारी लें और बात करें, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। फिर भी चलते चलते मैं चाहूँगा कि एक आध मिनट में आप ये हमारे सुनने वालों को बताएं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जब हम बात करते हैं, घर से हमारी बेटियां काम के सिलसिले में बाहर जाती, महिलाएं बाहर जाती हैं काम के, तो घर वालों को चिंता रहती है। तो ये जो डिजिटल इंडिया का सिस्टम है, इसमें कुछ इस तरह से हो कि उनकी सुरक्षा यकीनी हो। जी, इस तरीके की मोबाइल ऐप्स भी काफ़ी सारी हैं, अवेलेबल हैं, और प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू भी बनाई जा रही हैं और गवर्नमेंट भी बना रही है। उसमें क्या होता है कि उसमें से मैं कुछ फीचर्स उन ऐप्स के बनाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्ची जो है वो बाहर जा रही है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है या किसी तरीके का क्राइम होता है, तो वो इससे पहले कि वो अपना स्मार्टफोन पे अपना लॉगिन करे या उस पर वो अपना जो उसने पैटर्न बना के कोई पासवर्ड लगाया है, जब तक वो करेगी तब तक तो देर हो जाती है। तो इस तरीके की मोबाइल ऐप्स या इमरजेंसी नंबर्स हैं कि अगर वो किसी आपके मोबाइल को प्रेस कर दे किसी टाइम के लिए अपने थंब से, सेंसर से, बायोमेट्रिक्स के थ्रू, तो वो 5-7 लोगों को मैसेज चले जाएगा, उसके करीबियों को जो उसने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखे हैं, तो उनको एकदम से उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और 8-10 लोगों को, 5 लोगों को मैसेज चले जाएगा कि इस पुलिस का कंट्रोल रूम है। हाँ, पुलिस के कंट्रोल रूम में वो जुड़ जाए। वो रजिस्ट्रेशन जहां जहां उस आपने स्मार्टफोन पे पहले से ही रजिस्ट्रेशन जहां जहां जिस नंबर की उसने करके रखी होगी, वो पुलिस की भी हो सकती है, अपने घर परिवार की भी हो सकती है, वहां पर वो इन्फॉर्मेशन जो है उसके लोकेशन के साथ चली जाएगी कि इस बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम है और इसको यहाँ पर किसी सहायता की ज़रूरत है। तो इस तरीके की बड़ी सारी ऐप्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, इसको ये जो क्राइम है इनमें कमी आ जाए किसी तरह से। डॉक्टर साहब, आपने बहुत मुफीद, बहुत अहम मालूमात हमारे श्रोताओं को फराहम की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।